शरीर रचना क्रिया विज्ञान और क्रिया विज्ञान के अगले चरण में जो है आपकी अगली क्लास में चर्चा करते हैं हम आमाशय के बारे में। हमने पिछली क्लास में जो है चर्चा किया था आहार नाल के बारे में और जो है अपनी एंजाइम और लार ग्रंथियों के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था। और आज की क्लास में हम आमाशय के बारे में चर्चा करते हैं। आमाशय के कार्य, आमाशय में भोजन का पाचन कैसे क्या होता है, सारा कुछ जानते हैं। आइए देखिए, जो है आमाशय पाचन नली या आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह ग्रास नली के अंत और छोटी आंत के शुरू वाले भाग में रहता है। यह उदर गुहा में मुख्य रूप से जठरीय क्षेत्र इपीगैस्ट्रिक रीजन, जो आपका अधिजठरीय क्षेत्र है, जो है इपीगैस्ट्रिक रीजन और आंशिक रूप से नाभि क्षेत्र में तथा बाएं अर्धपार्श्विकीय क्षेत्र में डायफ्राम एवं हृदय के नीचे स्थित रहता है। ठीक है, इसका आकार एवं आकृति, इसकी पेशीय संक्रियता एवं भोजन के अनुरूप बदलता रहता है। आमाशय लगभग अंग्रेजी के अक्षर जे के आकार का होता है। इसमें दो वक्रताएं होती हैं, पहला आपका लघु वक्रता और दूसरा बृहद वक्रता। लघु वक्रता छोटी होती है। यह आमाशय का दाहिनी एवं पिछला किनारा बनाती है। जो है ये आपका जो लघु वक्रता है, ये आपकी जो है आमाशय का दाहिनी और पिछला किनारा बनाती है, तथा जो आपकी वाह वक्रता है ये बड़ी होती है, जो आमाशय का आगे की ओर चलकर ऊपर की ओर एक अर्ध बनाती है, जो आगे चलकर बाईं ओर आमाशय का फंडस कहलाती है। अब जो है नीचे चलकर यह अंततः दाईं ओर मुड़कर डियोडेनिस में जुड़ जाता है। जो आपका जो है आपकी लघु वक्रता है, ये देखिए छोटी होती है, यह आमाशय का दाहिनी और पिछला किनारा बनाती है, जो आपकी लघु वक्रता होती है। अब इसमें बृहद वक्रता बड़ी होती है, जो आमाशय के आगे की ओर चलकर ऊपर की ओर एक अर्ध बनाती है। अब ये जो है आगे चलकर बाईं ओर आमाशय में फंडस कहलाती है। जब ये आगे बढ़ जाती है, बाईं ओर हो जाती है, जो ये आमाशय का फंडस कहलाती है। अब देखिए, आमाशय को निम्नलिखित 4 प्रमुख क्षेत्र में विभाजित किया गया है। आइए इन क्षेत्रों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहला आपका है जठराग्नमयी क्षेत्र। यह वह क्षेत्र है जो ग्रास नली के ओर के छिद्र जठराग्नमयी द्वार के समीप एक छोटा क्षेत्र होता है। ठीक है, जठराग्नमयी क्षेत्र जो होता है, यह क्षेत्र ग्रास नली की ओर के छिद्र जठराग्नमयी द्वार के समीप एक छोटा क्षेत्र बनाता है। अब देखिए आपका जो है दूसरा बृहत या फंडस, यह आमाशय का जठराग्नमयी द्वार के स्तर से ऊपर स्थित एक गोलाकार भाग होता है। ठीक है, ये गोलाकार भाग होता है, ऊपर स्थित एक छोटा गोलाकार भाग होता है, जो आपका फंडस होता है। वो जो है आमाशय के जठराग्नमयी द्वार के स्तर से ऊपर स्थित एक छोटा गोलाकार भाग होता है। इसमें प्रायः वायु भरी रहती है। अब देखिए, काय आपकी बॉडी जो है, शरीर उसी को काय बोलते हैं। यह आमाशय का एक बड़ा केंद्रीय भाग होता है, काय। अब देखिए चौथा आपका जठर निर्गमीय क्षेत्र। आमाशय के इस निचले क्षैतिज भाग में एक सक्रिय जठरमार्गीय कोटर या नलिका होती है, जो जठर निर्गमीय द्वार में खुलती है। इस द्वार पर जठर निर्गमीय संकोचनीय होती हैं, जो डायोडेनिस से भोजन को आमाशय में नहीं लौटने देती। जो अब भोजन होता है हमारा, वो डायोडेनिस में जा करके भोजन को आमाशय में लौटने से रोकती हैं। तो देखिए जो है ये आपका आमाशय है, ऐसा चित्र होता है आमाशय का। अब इसमें देखते हैं
अमाशय की भित्तियाँ देखते हैं। अमाशय की भित्तियाँ कितने प्रकार की होती है। अमाशय की भित्तियाँ निम्नलिखित 4 परतों से मिलकर बनी होती। पहला आपका है बाह्यशीर्वी परत, दूसरा आपका पेशीय परत, तीसरा है श्लेष्मिक परत और चौथा है आपकी श्लेष्मिक कला की परत। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अमाशय की भित्तियों में प्रत्येक गड्ढे या गर्त से 3 से 8 जो है प्रत्येक गड्ढे और गर्त से 3 से 8 नलिकाकार जठरीय ग्रंथियां निकलती हैं। और अमाशय जब खाली होता है जो है तो उसे इसकी आंतरिक श्लेष्मिक कला या म्यूकोसा में अनेकों सिकुड़न होती हैं जिन्हें हम वलि कहते हैं, जो अमाशय में भोजन भरने के बाद प्रायः लुप्त हो जाती हैं। अमाशय में 3 प्रकार की जठरीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे जठर रस का स्रावण होता है। अब देखिए, आइए देखते हैं हम जठरीय ग्रंथि। जठरीय ग्रंथि किसे कहते हैं? ये ग्रंथि जठराग्नमयी द्वार के समीप स्थिर रहती हैं, जिनसे श्लेष्मा स्रावित होता है। इन ग्रंथियों से श्लेष्मा स्रावित होता है। जो आपकी जठराग्नमयी ग्रंथियाँ होती हैं इनमें श्लेष्मा स्रावित होता है और इसकी प्रतिक्रिया क्षारीय या अल्काइन होती है। अब देखिए बुद्धन ग्रंथियाँ। बुद्धन ग्रंथियाँ क्या हैं? ये ग्रंथियाँ अमाशय के फंडस तथा काय में पाई जाती हैं। आपकी बुद्धन ग्रंथियाँ जो म्यूसिन, पेप्सिनोज तथा पेप्सिन एंजाइम एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्रावण करती हैं। ये आपकी जो बुद्धन ग्रंथियाँ हैं अमाशय के फंडस में पाई जाती हैं, जो म्यूसिन, पेप्सिनोज तथा पेप्सिन एंजाइम का एवं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती हैं, आपकी जो बुद्धन ग्रंथियाँ हैं। अब आपका तीसरा देखिए जठराग्निमयी। ये जो ग्रंथियाँ जठराग्निमयी ग्रंथियाँ हैं ये नलिका के रूप में पाई जाती हैं। इनमें श्लेष्मा स्रावित होता है। जठर निर्गमी ग्रंथियाँ जो होती हैं उसमें। अब देखिए अमाशय के कार्य। अमाशय के क्या क्या कार्य हैं? अमाशय के जो है निम्नलिखित 3 कार्य बताए गए हैं। देखते हैं कौन कौन से कार्य हैं। अमाशय अंतःग्रहित भोजन के लिए उसके छोटी आंत में पहुँचने से पहले तक अस्थायी भंडारण के रूप में कार्य करता है। जो है आपका ये पहला है। अमाशय अंतःग्रहित भोजन के लिए उसके छोटी आंत में पहुँचने से पहले एक अस्थायी भंडारण के रूप में कार्य करता है। और दूसरा है आपका अमाशय अंतःग्रहित या निगले हुए भोजन को मथता है, जिससे वह छोटे छोटे कणों में टूट जाता है और इन्हें जठर रस के साथ मिश्रित करके एक सूप जैसा तरल पदार्थ मिश्रण बनता है, जिसे काइन कहते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है? अमाशय जो है एंजाइम और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करता है, जो प्रोटीन के पाचन को आरंभ करता है। अमाशय है जो आपका वो HCl का स्रावण करता है, एंजाइम और HCl का स्रावण करता है, जो प्रोटीन के पाचन को आरंभ करता है तथा भोजन के साथ आए हुए छोटे छोटे जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये जो है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसमें जो है जो भोजन के साथ कीटाणु चले जाते हैं वो जो है उनको नष्ट करता है। और एंजाइम जो होता है ये सब जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। अब देखिए अमाशय भोजन रखने का पात्र अमाशय को बोलते हैं। भोजन इसी में इकट्ठा होता है और इसमें अमाशय छोटी आंत के बाद छोटी आंत का कार्य मथता है और इसमें जठर रस मिश्रित करके काइम बनाता है। ठीक है। अब तीसरा कार्य है एंजाइम प्लस HCl प्लस प्रोटीन का पाचन होता है। जो पहला कार्य तो आपका जो है ये है भोजन रखने का पात्र, इसको बताया गया है। दूसरा कार्य क्या है? मथता है भोजन को प्लस जठर रस का मिश्रण करता है और काइम बनाता है। तीसरा आपका जो है एंजाइम HCl प्लस प्रोटीन का पाचन करता है छोटे छोटे टुकड़ों में, सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है
अब देखिए, अमाशय के मुक्त रासायनिक विधियों के अनुसार दो कार्य और भी हैं, यांत्रिक कार्य और जैव रासायनिक कार्य। अब देखिए, यांत्रिक कार्य कौन कौन से हैं जान लेते हैं। यांत्रिक कार्य के अंतर्गत क्या होता है अमाशय के अंदर जो है, यांत्रिक कार्य जो है आपकी अपनी दीवार के भीतर भीतरी भंजनों के कारण अमाशय काफ़ी लचीला और प्रसारण अर्थात फैलने वाला होता है और भंज समाप्त तो हो जाता है। इसे अमाशय का ग्राही शिथिलन कहते हैं, क्योंकि इसके कारण अमाशय में 2 से 4 लीटर तक भोजन एकत्रित हो जाता है। जो है अमाशय आपका जो यांत्रिक कार्य होता है अमाशय का, ये अपनी दीवार भीतरी भंजनों के कारण अमाशय काफ़ी लचीला होता है। ठीक है, इसका प्रसारण अर्थात फैलने वाला होता है इसका भंज समाप्त हो जाता है। इसे अमाशय का ग्राही शिथिलन कहते हैं। जब इसका भंज समाप्त हो जाता है तो अमाशय का इसका ग्राही शिथिलन कहते हैं। इसके कारण अमाशय में 2 से 4 लीटर तक भोजन एकत्रित हो सकता है। जो है इस प्रकार जब 2 से 4 लीटर भोजन एकत्रित हो सकता है अमाशय के अंदर हमारे, ठीक है, इस प्रकार यह भोजन एक पात्र का काम करता है। मतलब जो हमारा अमाशय है ये भोजन रखने के पात्र का काम करता है। जैसे भोजन देखिए पहले बाहर रखा रहता है, इसके बाद जब हम खाते हैं तो डायरेक्ट तो वो पच नहीं जाता, उसमें डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो पहले हमारे अमाशय में जा कर के एकत्रित होता है, फिर उसमें जो है एंजाइम का भोजन का जैसे देखिए आप आटा पिसाने ले जाते हैं तो आटे को उसमें डालते हैं पात्र में, चक्की में, फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा जाके गेहूँ पिसता है तब आटा निकलता है। वैसे ही हमारा ये होता है भोजन, जब हम भोजन करते हैं इसके बाद जो है अमाशय में जाता है, अमाशय में भोजन एकत्रित होता है और भोजन एकत्रित होने के बाद वो धीरे धीरे मथता है अमाशय हमारा, और इसमें एंजाइम मिलाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक मिलाता है। जो है ये सब का मिश्रण करके उसमें जो वर्ज्य पदार्थ है उनको अलग कर देता है, और जो है जो प्रोटीन है उसको अलग करके हमारे शरीर में मिला देता है। जो लाभदायक पदार्थ है उसका पाचन करता है, वो हमारे शरीर में लगता है, और बाकी जो वर्ज्य पदार्थ होता है वो सब मल के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए अमाशय के भीतर होने वाली पाचक गतियाँ, आपने यांत्रिक गतियाँ देख ली, पाचक गतियाँ देखते हैं। पाचन के दौरान अमाशय के भीतर होने वाली पेशी गतियाँ कायम के आयतन एवं उसके अवस्थिति के अनुसार होती हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है, इसमें जो है ईसोफेंजियल द्वार से होकर अमाशय में भोजन के प्रवेश करने के कुछ मिनट के उपरांत, मतलब जब ईसोफेंजियल द्वार से होकर अमाशय में भोजन का प्रवेश होता है तो उसके कुछ मिनट उपरांत फंडस एवं काय में स्थित चिकनी पेशियों पेसमेकर कोशिकाओं में भोजन को मिश्रित करने वाली धीमी क्रमकुंचन तरंगें प्रारंभ हो जाती हैं। जब जो है ईसोफेंजियल द्वार से होकर अमाशय में भोजन का प्रवेश होता है, ठीक है, उसके कुछ मिनटों के उपरांत फंडस एवं जो काय है आपका शरीर बॉडी है उसमें स्थित चिकनी पेशियाँ, जो आपकी पेशियाँ हैं, और वो पेसमेकर कोशिकाओं में भोजन को मिश्रित करने वाली धीमी क्रमकुंचन तरंगें प्रारंभ हो जाती हैं। पेसमेकर कोशिकाएं हैं जो आपकी 3 से 4 प्रति मिनट की दर से क्रमकुंचन गति उत्पन्न करती हैं। इसके कारण जो है जो आपका भोजन है जठर निर्गमी संकोचनी की ओर अग्रसर कर देती हैं। ठीक है, इस तालबद्ध गति को अमाशय की मूलभूत विद्युतीय रिदम कहते हैं। या इसी को हम BER यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम कहा जाता है। ठीक है, यह तालबद्ध संकोचनों से कायम निर्मित होता है जो जठर निर्गमी क्षेत्र की ओर अग्रसर हो जाता है। अब देखिए दूसरा इसमें क्या है, जैसे ही जठर निर्गमी क्षेत्र भरना आरंभ हो जाता है, शक्तिशाली क्रमकुंचन तरंगे कायम के छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देती हैं। जो कायम होता है हमारा, इसको जो शक्तिशाली क्रमकुंचन तरंगे जो होती हैं वो कायम को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देती हैं तथा इसे जठर निर्गमी क्षेत्र नलिका या
एंट्रम से होकर जठर निर्गमी द्वार की ओर ढकेल देती हैं। अब देखिए जो इसमें प्रत्येक तरंग के साथ कायम का कुछ मिलीलीटर अंश जठर निर्गमी द्वार से छोटी छोटी फुहारों के रूप में छोटी आंत के डियोडेनियम वाले भाग में ढकेल दिया जाता है। ठीक है। अब चूंकि द्वार अत्यंत सकरा होता है और यहाँ जठर निर्गमी संकोचनी होती है और अधिकांश कायम वापस पाइलोरिक क्षेत्र में लौट जाता है, ताकि जो है वो क्रमकुंचन है, जो क्रमकुंचन तरंगे हैं, तरंगों द्वारा पुनः मथा जा सके। और जो है इस पूरी क्रिया को पाइलोरिक पंप कहते हैं। जो ये हमने आपको पूरी क्रिया बताई, इसको पाइलोरिक पंप बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे ही अमाशय खाली हो जाता है, आपका जो तीसरा है, जैसे ही अमाशय खाली हो जाता है, क्रमकुंचन तरंगे ऊपर अमाशय के काय की ओर गति करती हैं तथा समस्त कायम को पाइलोरिक क्षेत्र में ढकेल देती हैं। यह अमाशय की गतियां हैं। ठीक है। जो है जैसे ही अमाशय आपका का खाली होता है, वैसे क्रमकुंचन तरंगे गति करने लगती हैं और जो है जो अब हमारा कायम होता है उसको पाइलोरिक क्षेत्र में ढकेल देती हैं। अब देखिए अमाशय का खाली होना, अमाशय खाली होना क्या है? अमाशय के खाली होने की दर कायम का अमाशय से डियोडेनियम में पहुंचने की गति का नियमन या नियंत्रण जो है अमाशय के खाली होने का जो दर है वो कायम का अमाशय से डियोडेनियम में पहुंचने की गति का नियमन एवं नियंत्रण होता है। अब आपका जो डियोडेनियम है एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा यह बहुत कुछ अंतर्ग्रहित भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होने पर अमाशय 2 से 3 घंटे में खाली हो जाता है और प्रोटीन पदार्थ होने पर अपेक्षाकृत अधिक समय लगाता है तथा वसीय पदार्थ को खाली होने पर सबसे अधिक समय लगता है। ठीक है। अमाशय के खाली होने का उद्दीपन अमाशय में होता है। भोजन ढकेलने की क्रिया जिसका अमाशय सामान्य फीडबैक सिस्टम द्वारा होता है। अमाशय जितना अधिक भरा होता है, भोजन ढकेलने की क्रिया उतनी ही शक्तिशाली होगी। आंशिक रूप से पची प्रोटीन एवं उत्तेजक पदार्थों जैसे अल्कोहल, कैफीन की उपस्थिति में अमाशय खाली होने में तेजी होती है। देखिए जैसे कोई अल्कोहल का सेवन करता है, उसको मॉर्निंग में, जैसे उसने नाइट में अल्कोहल का सेवन किया, इसके बाद उसको मॉर्निंग में जो है भूख का ज़्यादा एहसास होता है, क्योंकि जो है जब अल्कोहल और कैफीन की उपस्थिति होती है तो अमाशय खाली होने में बहुत तेज़ी होती है, तेज़ गति होती है और इससे क्रमकुंचन तरंगे और अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं तथा गैस्ट्रिक नामक हार्मोन का स्रावण होता है जो अमाशय की गतिशीलता तथा जठर रसों के स्राव को उद्दीप्त करता है। इस फीडबैक सिस्टम के फलस्वरूप जो है अधिक मात्रा में भोजन के तुरंत बाद मल त्याग करने की इच्छा जागृत होती है। ठीक है। भोजन के तुरंत बाद मल त्याग करने की इच्छा होती है। अब देखिए जैव रासायनिक और जठर रसों का श्रावण हमारे अमाशय की दीवार में उपस्थित लगभग 3.5 करोड़ जठराग्नियाँ दिन भर में लगभग 1 से 3 लीटर या एक समान वयस्क मनुष्य में 1.5 लीटर से अधिक जठर रस का स्राव होता है। जो ये जो आपका अमाशय की दीवार में उपस्थित लगभग 3.5 करोड़ जठराग्नियाँ होती हैं। ठीक है। दिन भर में 1 से 3 लीटर एक समान वयस्क मनुष्य में 1.5 लीटर से अधिक जठरस का स्राव होता है। यह एक स्वच्छ रंगहीन तरल पदार्थ होता है। यह पीले रंग का एक उच्च अम्लीय जठरस होता है, गैस्ट्रिक जूस। इस जूस में 97 से 98% जल तथा
2 से 5% HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। सूक्ष्म मात्रा में पैराटाइल कोशिका द्वारा और लाइसोजेनिक कोशिकाओं द्वारा स्रावित पेप्सिनोज एवं जठर लाइपेज नामक एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, यह जठर रस निम्न पदार्थों का बना होता है। अब इसमें जो है पहला आपका खनिज जल हो गया, खनिज लवण होता था म्यूकस, दूसरा आपका HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा आपका एंजाइम हो गया पेप्सिनोज, रेनिन तथा लाइपेस। अब इसके आंतरिक जठर रस में कैल्शियस घटक भी पाया जाता है जो विटामिन B12 के साथ मिलकर लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक एक एंटी एनीमिक घटक है। अब देखिए जो है हमारे भोजन के पाचन में HCl का क्या कार्य होता है, आमाशय में क्या कार्य होता है वो जानते हैं। जो है HCl आपका यह भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जो मतलब हम भोजन करते हैं, अगर वो भोजन दूषित हुआ, उसमें कोई कीटाणु आ गए तो उनको नष्ट कर देता है। भोजन को सड़ने से बचाता है। ये जो HCl होता है हमारा भोजन को अंदर सड़ने से बचाता है, भोजन को लार से प्रभाव से बचाता है, भोजन को लार के प्रभाव से बचाता है। शाकाहारी भोजन में उपस्थित पादप ऊतकों से वसा बिंदुकों को मुक्त करता है। अब चौथा कार्य है इसका, भोजन में उपस्थित न्यूक्लियस और प्रोटीन को विखंडित कर देता है। ये आपका ये देखिए HCl के कार्य आपने देखे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य जो है ये हम HCl का कार्य क्या है ना, मुख्य कार्य इसका यही है कि जो है भोजन के साथ जो भी हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं उनको नष्ट कर देता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। देखिए जो है आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की क्लास में हम छोटी आंत के बारे में देखेंगे और बड़ी आंत के बारे में देखेंगे और उनकी संरचना देखेंगे और कैसे कार्य करती हैं ये सब भी जानेंगे। अब देखिए जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले और जो है बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे कि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे।